नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि लिंगायत और आज हम पढ़ेंगे इकाई 5 अर्थव्यवस्था एवं आजीविका का भाग 2। पिछले भाग में हमने औद्योगिकरण क्या होता है उसके बारे में जाना और कैसे मशीनों के आविष्कार ने औद्योगिकरण को जन्म दिया ये भी जाना। औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद के संबंध को जाना। देशी उद्योगों का औद्योगिकरण से कैसे पतन हुआ ये पढ़ा और निरुद्योगीकरण क्या होता है इसके बारे में भी जाना। इस भाग में हम भारत की फैक्ट्रियों की स्थापना और औद्योगिकरण के परिणाम के बारे में जानेंगे। भारत में कुटीर उद्योग बंद हुए, लेकिन वस्त्र उद्योग के लिए अनेक कारखाने खोले गए। सबसे पहली सूती कपड़े की मिल 1851 में बंबई में डाली गई। पारसी कावसजी नानाजी दाभार ने 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया और यहाँ से भारत में उद्योग के इतिहास की शुरुआत हुई। 1854 से 1880 तक 30 कारखानों का निर्माण हुआ और इसमें से 13 कारखाने पारसियों द्वारा निर्मित थे और इतने कम समय में 30 कारखानों का निर्माण भी हो गया। 1869 में स्वेज नहर के खुल जाने से आयात भी बढ़ी। यहाँ ब्रिटेन है। अगर हमें भारत आना है तो पहले इतना लंबा रास्ता तय करके हमें यहाँ तक पहुंचना पड़ता था, लेकिन ये स्वेज नहर है। इस स्वेज नहर के कारण जो 12,300 मीलों का जो फासला था, अभी 7,200 मील में हम तय कर सकते थे। तो इसलिए स्वेज नहर के खुल जाने से और आयात बढ़ी। 1895 तक मिलों की संख्या 39 से अधिक हुई, जिससे मैनचेस्टर का कपड़ा उद्योग चिंता में आ गया। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मैनचेस्टर ये एक सूती कपड़ा उद्योग का केंद्र बन चुका था ब्रिटेन में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब भारत में मिलों की संख्या बढ़ने लगी, इससे मैनचेस्टर का कपड़ा उद्योग चिंता में आ गया और ब्रिटिशर्स ने आयात शुल्क समाप्त कर दिया। 1914 तक इन मिलों की संख्या 145 तक पहुंच गई थी और भारत अब चीन को भी अपना कपड़ा निर्यात कर रहा था। इस चित्र में हम बंबई कपड़ा मिल को देख सकते हैं। ये आपके पुस्तक में भी है। 1917 में कलकत्ता में पहली जूट मिल हुकुमचंद जी ने लगवाई थी। 1918 में बिरला ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी, इन्होंने 1919 में बिरला जूट कंपनी खोली। उसके बाद 1920 में जियाजी राव सूती कारखाना खोला गया। घनश्याम दास बिरला ने अंग्रेजों से चालू कारखाने खरीदकर व्यापार बढ़ाया। उन्होंने क्या किया, जो भी अंग्रेजों के कारखाने थे वो अंग्रेजों से खरीदना स्टार्ट किया और ऐसे उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया। 1907 में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को कहते हैं, इसकी स्थापना की। 1910 में इन्होंने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की भी स्थापना की। यहाँ पे एक जो चित्र दिया गया है, क्या आप इसे पहचान सकते हैं कि ये किसका चित्र है? यह है जमशेदजी टाटा का चित्र, टाटा कंपनी के संस्थापक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह उद्योग ने काफी प्रगति। भारत में अभी 7 प्लांट है। यह है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि जमशेदपुर स्थित है। तीसरी है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो भद्रावती में है, कर्नाटका में। राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला में, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट। इस मैप में हम इन सारी स्टील कंपनियों को देख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, बोकारो के बारे में हमने पढ़ा, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर, भिलाई और भद्रावती, ये सारे स्टील प्लांट जो अभी हमने यहाँ पे देखा, जमशेदपुर, भद्रावती, राउरकेला में, भिलाई में, बोकारो में, ये सारी कंपनियां जो स्थित हैं वो इस मैप में हम देख सकते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया की।
1814 में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ, जिसका जो रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है वहां पे खुदाई होने के बाद 1814 में कोयला उद्योग का भारत में प्रारंभ हुआ। इस कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया। 1868 में जब 6 लाख टन इसका उत्पादन था, वो 1950 में बढ़कर 3.23 करोड़ टन का हो गया। मतलब मशीनों के इस्तेमाल से जो उत्पादन था वो एकदम आसमान की ऊंचाइयों को छूने लग गया था। और इस कोयला उद्योग का मुख्य केंद्र तब हमारा बिहार था। 1850 और 60 के दशक के बाद बगीचा उद्योग, क्या होते हैं बगीचा उद्योग में? रबड़, नील, चाय और कॉफी, इन बगीचा उद्योग की मिलें शुरू हुई। 1916 में औद्योगिक आयुक्त की नियुक्ति की गई। कौन होते हैं औद्योगिक आयुक्त? क्या जरूरत थी? इनका कार्य क्या था? भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित उन क्षेत्रों का पता लगाना जिसे सरकार सहायता दे सके। जैसे अभी हमारे गांव में किसी सड़क का बनना जरूरी है, तो उसके पहले कुछ लोग आते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं, कैसी सड़क है, सब चीज का दौरा करते हैं। वैसे ही इस औद्योगिक आयुक्त की नियुक्ति की गई ताकि वो आए और किन चीजों में उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसका पता लगा सके। इसलिए 1916 में औद्योगिक आयुक्त आए थे। 1921 में राजस्व आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रधान रहमतुल्लाह थे। इस राजस्व आयोग के तहत 1924 में टीन उद्योग, कागज उद्योग, केमिकल उद्योग और चीनी उद्योग की स्थापना की गई। 1930 में सीमेंट और शीशा उद्योग की भी स्थापना की गई। इन सभी उद्योगों में लाभदायक चीजों का भी उत्पादन किया जाता था, जैसे कि पटसन और चाय, और ज्यादा विदेशी प्रतिद्वंदता न होने वाला मोटा कपड़ा भी बनाया जाता था, जिससे हमें निर्यात करने में आसानी हो और ये बिक सके, क्योंकि दूसरे जो देश है वे इसे उत्पादन नहीं करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देश के अंदर और बाहर भी मंडी प्राप्त हुई। हमारे उत्पादन की मांग बाहर बढ़ी और युद्ध के ठेके भी मिले। कच्चा माल पहले से कम दाम में मिलकर उत्पादित माल को ऊंचे दाम में हम बेच सकते थे, और इस तरह पहले विश्व युद्ध से हमारे भारत के व्यापार को फायदा हुआ। 1929-33 की मंदी का भारत के व्यापार पर गहरा असर हुआ। तब क्या हुआ? कच्चा माल एवं निर्यात की जाने वाली जो चीजें थी, दोनों का मूल्य घट गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सूती कपड़ों की पूरी मांग अकेले भारतीय मिलें कर रही थी। इस चीज का फायदा उठाया किन्होंने? भारतीय मिल मालिकों ने इस चीज का फायदा उठाया और विदेशी मंडियों में प्रवेश किया। वो विदेश के साथ व्यापार करने लग गए। ब्रिटेन या अमेरिका में बनी मशीनों के ही उद्योग स्थापित हुए। भारत में ब्रिटेन या अमेरिका में बनी मशीनों के ही उद्योग स्थापित हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण था इसमें? क्योंकि भारत में कोई इंजीनियरिंग अथवा मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज ही नहीं थी। सारी मशीनें या फिर कोई मशीन इंडस्ट्रीज है अमेरिका या फिर ब्रिटेन से आयात की जाती थी, और उन्हीं के आविष्कारों को भारत में लाया जाता था और इस्तेमाल किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत और अमेरिका साझेदार हुए। अब क्या होने लगा? अमेरिका भारत को उपयोगी सामान देने लगा और भारत भी अमेरिका को कच्चा माल निर्यात करने लगा। पहले विश्व युद्ध के पहले यूरोपीय कंपनियां जैसे हिंगलर्स एंड कंपनी, जॉर्डन स्किनर एंड कंपनी, ये सारी कंपनियां व्यापार में पूंजी लगाती थी। लेकिन अभी भारत में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक या सेंट्रल बैंक, ये इस जैसी कंपनियां भारत के उद्योगों के विकास में सहायक बनी। अभी हम जानेंगे औद्योगिकरण के परिणाम के बारे में, जिसे इस तख्ते में दिखाया गया है कि औद्योगिकरण के परिणाम क्या थे। नगरों का विकास हुआ,
कुटीर उद्योग का पतन हुआ, साम्राज्यवाद का विकास, समाज वर्ग में विभाजन एवं बुर्जुआ वर्ग का उदय, फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म और स्लम पद्धति की शुरुआत। इन सब चीजों को अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। 1850 से 1950 तक अनेक उद्योगों का विकास हुआ। 1850 और 1950 तक के बीच में अनेक उद्योगों का विकास हुआ। इसका बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा? जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद तथा डालमिया नगर, ये नए व्यापारिक नगर तत्कालीन बिहार में कायम हुए। जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि नगरों का विकास हुआ, वैसे ही बिहार में जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद तथा डालमिया नगर का विकास हुआ और ये व्यापारिक नगर के नाम से कायम हो गए। बड़ी फैक्ट्रियों के आ जाने से प्राचीन गृह उद्योग का पतन हुआ। अभी नई नई बड़ी बड़ी फैक्ट्री आई, उससे बहुत जलद गति में उत्पादन, भारी मात्रा में उत्पादन होता था। तो इससे क्या हुआ, हाथ से जो बनाया माल था वो महंगा बिकाया जाने लगा और बिक्री खत्म होने लगी और परिणामवश जो हमारा कुटीर उद्योग या फिर प्राचीन गृह उद्योग था उसका पतन होने लगा। इंग्लैंड में मशीनों के आ जाने से बुनकरों की तबाही हुई थी। मतलब जब मशीनें आई तब बुनकर वो बेरोजगार हो गए, उन्होंने खेती को चुना। लेकिन भारत में इस तरह के कोई विकल्प का विकास नहीं हुआ और भारत के जो बेरोजगार बन चुके थे, जो गृह उद्योग करने वाले लोग बेरोजगार बन चुके थे, उन्होंने खेती को आजीविका का सहारा बनाया। लेकिन अभी इससे क्या हुआ, कृषि और उद्योग, ये जो संतुलन होता है, जो पलड़ा होता है, कृषि और उद्योग ये दोनों साथ साथ चलते थे। लेकिन अभी इसके मशीनों के आने से जो गृह उद्योग करने वाले लोग थे उन्होंने खेती को अपना सहारा बना लिया। तो इससे बहुत सारे लोग खेती क्षेत्र में या फिर कृषि क्षेत्र में जाने लगे और इससे जो कृषि और उद्योग का संतुलन नष्ट हुआ। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन उपनिवेशों में रेस लग गई। इस तरह इसने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। यहाँ पे ये नोट किया जाए, उपनिवेशवाद क्या होता है? तकनीक रूप से कमजोर देश पर आर्थिक नियंत्रण करना। क्या होता है उपनिवेशवाद? तकनीक रूप से कमजोर देश पर आर्थिक नियंत्रण करना। और साम्राज्यवाद क्या होता है? आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरीके से नियंत्रण करना। ब्रिटिश सहयोग से भारत में पूंजी लगाने वाले जो लोग थे वो पूंजीपति बन गए, जैसे कि टाटा और बिड़ला ने कैसे ब्रिटिशर्स से कंपनियां खरीद के अपने व्यापार को बढ़ाया, वे लोग पूंजीपति बन गए और इसके कारण 3 वर्गों का उदय हुआ। क्या थे वो 3 वर्ग? पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग और मजदूर वर्ग। बुर्जुआ वर्ग ने आगे जाकर राष्ट्रीय आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन आदि इन आंदोलनों में भाग लिया और राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। औद्योगिकरण के बाद लोगों का जीवन स्तर काफी निम्न हो गया और उद्योगपतियों द्वारा इन मजदूरों का शोषण भी होने लगा। और एक परिणाम औद्योगिकरण का है स्लम पद्धति की शुरुआत। लोग रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन करने लग गए थे और ये मजदूर शहर में छोटे छोटे कमरों में रहने के लिए बाध्य हो गए थे। इसी के कारण स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। जैसे हमारी धारावी झोपड़ी, हम सबको पता है धारावी के बारे में, मुंबई में धारावी झोपड़ी स्थित है। तो इसी तरह शहरों में पलायन करने से इन स्लम्स का उगम हुआ। यही हमारा भाग 2 समाप्त होता है। धन्यवाद।